जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन और उसकी रिपोर्ट को लेके। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKS का जो मेंस था उसमें भी इस पे सवाल आया था और काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था सवाल क्या पूछ रहा है और आपको क्या लिखना है। आप वही सेम ओल्ड क्रैप जो कि होती है जम्मू वर्सेस कश्मीर पॉलिटिक्स लिख के आगे, जो कि वहाँ पे डिजायर्ड नहीं थी। तो देखते हैं इस वीडियो में आपको उसमें क्या आंसर था, क्या बनता था, वो आपको पता चल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन करते हैं कि जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसके साथ ही यहाँ पे बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाएगा असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। डीलिमिटेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 82 जो कहता है कि हर साल सेंसस के बाद, यानी कि हर दशक में, नॉट साल सॉरी, हर दशक के बाद 10 साल के बाद एक बार सेंसस होगा और उस सेंसस के बाद आपको डीलिमिटेशन करनी होगी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की। और सिमिलर प्रोविजन आर्टिकल 170 में है जो कहता है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। और कौन करता है अपॉइंट ये डीलिमिटेशन कमीशन को? इसको करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपोजिशन क्या होती है? सिटिंग आर अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ये ध्यान रखिएगा, बड़े सारे लोग सिर्फ रिटायर्ड लिख रहे हैं। रिटायर्ड कन्वेंशन है, जनरली होते रिटायर्ड हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज भी बन सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखते हैं लोग, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर कोई भी, बिकॉज 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनमें से एक चीफ होता है, तो कोई भी इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है हु इज नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन हिज बिहाफ। तो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो भी इसका एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। और एसोसिएट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं MPs और MLAs, वहाँ के 10 होते हैं। इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, नॉन बाइंडिंग होती है कमीशन के ऊपर। ये फीडबैक टाइप देते हैं अपनी। हिस्ट्री क्या है डिलिमिटेशन की? 1951-52 में जो सबसे पहला डिलिमिटेशन हुआ था उसके आधार पे भारत में पहली जो इलेक्शन है वो कंडक्ट की गई थी। उसके बाद 63 में हुआ और 73 में जो 71 उसके बाद सेंसस के बाद हुआ उस पर उसको फ्रीज कर दिया गया था। और 2026 में जो है वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिलिमिटेशन होने वाली है जिसमें एक इंक्रीज होगी। देखो 543 73 से लेके अब तक कुल मिला के 50 साल से इसको फ्रीज कर दिया गया, 50 ईयर्स। तो अब एक बहुत बड़ी इंक्रीज होने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक, आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन, बट एक अंदाजे के मुताबिक 750 के करीब इनको किया जाएगा 543 को बढ़ा करके। आ जाते हैं डिलिमिटेशन क्यों की जाती है कॉन्स्टिट्यूंसीज की? इसलिए की जाती है ताकि लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, हर वोट की वैल्यू बराबर हो। जो भी ज्योग्राफिकल एरियाज है उनको इस तरह से डिसाइड किया जाए, उनकी बाउंड्रीज को डिवाइस किया जाए ताकि सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज की पॉपुलेशन और वोटर्स का नंबर बराबर हो। डिलिमिटेशन की हिस्ट्री है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इमरजेंसी के टाइम 71 में आया था। यहां हमने देखा फ्रीज कर दिया गया था, जहां पे इस टाइम पे भारत में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से एक सरकार की एक बहुत वो थी, एक स्कीम थी जिसमें वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते थे भारत की, क्योंकि भारत एक गरीब मुल्क था। तो सदर्न स्टेट्स ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया लेकिन नदर्न स्टेट्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो पेनिनसुलर स्टेट्स ने जब रिस्पॉन्ड अच्छा किया, और ये जो हमारा डिलिमिटेशन का प्रोसीजर है इसमें क्लियर डिसएडवांटेज हो रहा था सदर्न स्टेट्स को कि भाई हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें और हमारी नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स जो है वो कम हो जाएंगी। तो पार्लियामेंट ने एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया और बोला कि बिल्कुल भी अब चेंजेस नहीं किए जाएंगे। लेकिन 2001 में फिर से डिलिमिटेशन हुई, पर ध्यान दीजिएगा इसमें एक प्रोविजन ये था, हर राज्य में, हर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जाएगा। नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ ईच स्टेट्स वर फ्रोजन टिल 2026 थ्रू 84th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये दोनों याद रखना, 42nd एंड 84th। क्राइटेरिया डिलिमिटेशन का क्या होता है? ये सेक्शन 9 जो डिलिमिटेशन एक्ट किया उसमें डिफाइंड है। हम सब लोगों को सिर्फ ये पता है पॉपुलेशन नहीं है। जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का है वो कहता है कि आपको इस तरह से डिवाइस करनी है सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज कि वो ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट हो, और रिगार्ड शैल बी गिवन टू द फिजिकल फीचर्स, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कन्वीनियंस। अब इन तीनों को आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। फिजिकल फीचर्स यानी कि प्लेन है, पहाड़ी इलाका है, या फिर मिक्स्ड है, इसको बोलते हैं फिजिकल फीचर उस एरिया के, उस कॉन्स्टिट्यूंसी। सेकंड, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, तहसील बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज जो है वो उनको छेड़छाड़ ना की जाए। फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक
गांव है या एक छोटा सा रीजन मान लेते हैं, तहसील मान लेते हैं, उसका नाम है ए, ठीक है। ये तहसील जो है, ये बी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके बिल्कुल पास में है और ए सी से काफी दूर है। तो जब आप मैप देखोगे तो ए को लॉजिकली बी के साथ जाना चाहिए एज कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन वो जाएगा सी के पास। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का जो लिंक है वो ए और सी का है, इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। इस तरह की चीज़ों को भी इसमें ध्यान दिया जाता है कि भाई जहाँ के लोग जनरली रोड से ट्रैवल करके जिस एरिया में जा सकते हैं, जहाँ पे उनका वो बोलते हैं ना सीबीडी बनता है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनता है, उसी तरफ उनको जोड़ा जाए, उनको दूर ना किया जाए। तो पब्लिक कन्वीनियंस इसमें लास्ट पॉइंट है। अब आते हैं क्राइटेरिया जो कि हमारे JNK के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में था। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सेक्शन 60 में ये दो ही हैं, जोग्राफिकली कॉम्पैक्ट होना चाहिए, फिजिकल फीचर्स, एग्जिस्टिंग बाउंड्री, जो हमने पहले पढ़ लिया। अब टोटल सीट 114 थी, रिजर्व की गई थी POJK के लिए इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, 24, तो 90 पीछे बच गई, 90 जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। अब इसमें सवाल ये आता है कि जब सर डिलिमिटेशन के लिए बोला गया था कि असम में भी होगी, नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट्स में भी होगी, तो वहां क्यों नहीं हुई, यहाँ ही क्यों हुई? तो इसके पीछे वजह ये दी गई थी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कि भाई यहाँ पे 7 सीटें ऐड हो रही थी, 83 से बढ़ा के 90 कर दी गई थी। उन 7 को ऐड करने के लिए आपको ओवरऑल डिलिमिटेशन की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे हो रहा है 2026 से पहले, जबकि बाकी सब स्टेट का 2026 में ही होगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन के हमारे मेंबर कौन थे? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, सुशील चंद्रा जो इलेक्शन कमिश्नर, और के शर्मा जो हमारे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइलाइट्स इस बार के डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की क्या थी। 9 सीट्स रिजर्व की गई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द एसटीज। एसटीज, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड एसटीज। हमारे यहाँ पे एक नया वो चल रहा है, एक मिस इन्फॉर्मेशन कि फॉर गुजर बकरवाल्स, यस, गुजर बकरवाल्स आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स टू बी टेकन अंडर दिस कैटेगरी, बट देयर आर अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट एज वेल लाइक गद्दीज, एंड देयर आर सर्टेन ट्राइब्स लिविंग इन कश्मीर आल्सो, उनको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो सभी हैं, ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक। तो और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज टू हैव इक्वल नंबर ऑफ एसीज। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, 5 हमारे यहाँ पे बनी हुई है कि पार्लियामेंट के जो 5 MPs जाते हैं, हर एक MP के नीचे जो MLAs होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, पहले अलग अलग नंबर था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर MP के नीचे नंबर ऑफ MLAs इक्वल होंगे। 90 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है, 43 जम्मू रीजन को गई, 47 कश्मीर को। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है मेरे को, ये इसको काट ही दो यार। ये मतलब इसको ही हाईलाइट किया था इलेक्शन कमीशन। सॉरी, आई एम बेगिंग फॉर द पार्डन, मैं गलत बार बार बोल रहा हूँ, इट्स डिलिमिटेशन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन मुझसे निकलता तो प्लीज समझ जाइएगा, मैं जल्दी में शायद कोई गलती कर रहा हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन ने इसी को डिबंक किया था। उन्होंने कहा था कि JNK जो है वो एक यूनिट है, इट्स 1 यूनियन टेरिटरी, इट्स 1 स्टेट। जम्मू कोई अलग राज्य नहीं है, कश्मीर कोई अलग राज्य नहीं है। जो भी डिलिमिटेशन होती है उसका सबसे पहला, मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट होता है आपका राज्य, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। दूसरा होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बीच का कहां से आ गया कि जम्मू इतना, कश्मीर इतना? पर जम्मू इज नॉट अ सेपरेट स्टेट, नीदर इज कश्मीर। तो हमारे 2 ही यूनिट पे डिवीजन होंगी, एक तो पूरी JNK और दूसरा एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसकी पॉपुलेशन जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेड हो, उसकी पॉपुलेशन की रेशियो बिल्कुल सही हो। यही 2 क्राइटेरिया होंगे और इलेक्शन हमारा डिलिमिटेशन कमीशन ने इसको इसी को ध्यान में रख के इस पूरी की पूरी डिलिमिटेशन को आगे किया है। तो वो वाला प्लीज जरबे लगाना बंद कर दो कि इतनी पॉपुलेशन जम्मू की तो इतनी सीटें होगी, इनको ज्यादा मिल गई, कम मिल गई, वैसा नहीं होता। पहला तो पॉपुलेशन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, एंड सेकेंडली JNK इज 1 स्टेट, सो वी कैन नॉट ट्रीट दीज 2 रीजन्स सेपरेटली। ठीक, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। पटवार सर्कल जो है, जो पटवार हल्का होता है, उसको तोड़ा नहीं गया। पटवार हल्का जो है उनको क्रिस क्रॉस नहीं किया गया। मान लीजिए ये पटवार, ये पटवार, ये पटवार, तो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इस तरह से बीच में से नहीं बनाई गई कि ये उसमें चला गया, ये उसमें चला गया ना। ये पूरे के पूरे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही होंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट को भी क्रिस क्रॉस नहीं किया गया है, ये अगला पॉइंट है। तो कमीशन ने रेकमेंड किया है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स और जो पर्सन्स डिस्प्लेस्ड हैं POJK के, उनके लिए भी सीट्स जो हैं वो रेकमेंड की जाएं। अब इस पे पॉइंट ये आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों डिलिमिटेशन कमीशन ने सरकार को बोला और खुद ये सीटें नहीं दी? क्योंकि उनका मैंडेट ही नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि जो POJK की 24 है उनको डी फ्रीज कर दो, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट मैक्स कर सकता है, जो 90 डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उन्हीं पे काम कर सकता था। यदि एक्ट में लिखा होता कि डिलिमिटेशन कमीशन को एम्पावर किया जाता है, उसके मैंडेट में ये भी है, तो वो कर सकता था। लेकिन इस डिमांड को डिलिमिटेशन कमीशन ने जेन्युइन ठहराया। क्यों जेन्युइन ठहराया, मैं भी थोड़ा जस्टिफिकेशन इसमें देता हूं।
कश्मीरी पंडित और कम्युनिटी और पीओजे के रिफ्यूजीज हैं वो इंटेग्रल पार्ट है हमारी स्टेट का, हमारी यहाँ के डेमोग्राफी का। लेकिन हालात कुछ ऐसे होने की वजह से वो डिस्पर्स हो चुके हैं पूरे JNK में, इस तरह से वो डाइल्यूट और डिस्पर्स हो चुके हैं कि वो किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट डिटरमिन करने की पोजीशन में नहीं है, तो उनके लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जैसे एंग्लो इंडियंस के लिए एक टाइम पे हुआ करती थी। ठीक, आगे बढ़ती है। तो अब आते हैं वो वाला जो फंडा की जम्मू की पॉपुलेशन इतनी, तो इतनी सीटें मार दो इनके मुंह पे, कश्मीर वालों के मुंह पे मार दो और वापस में डिवाइड करके रीजन को अपना खेल चला लो, वो जमाने चले गए। बहुत ही रैशनल, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया यूज किया था इस बार के इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने, और उन्होंने JNK को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कैटेगरी ए स्टेट्स जो टोटल हिली हैं, और कहा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की वो 1.2 लाख के करीब होनी चाहिए रफली। कैटेगरी बी जो मिक्स है हिली एंड प्लेन, उसको 1.45 की एवरेज पॉपुलेशन मिली, और सी जो बिल्कुल प्लेन है उनको 1.8 लाख की पॉपुलेशन मिली। लेकिन इस पर 10% का मार्जिन हो सकता है, 10% ऊपर नीचे एवरेज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये एवरेज मेंटेन की जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। लाइक 3500 स्क्वायर किलोमीटर पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर से 29 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की जो डाइवर्सिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए इट्स अ इनोवेटिव थिंग। यही था JKS का आपका जो सवाल था, उसमें आपको यही लिखना था, लेकिन आप क्या लिख के आगे मुझे नहीं पता। बड़े सारे लोगों ने वही लिखा है, सेम ओल्ड की जम्मू को इतनी सीटें मिली, उनको इतनी मिली, ये डिस्क्रिमिनेशन है, 6 है प्लस है, ये पॉलिटिकल चीजें हैं यार। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही जस्ट बोलूंगा, इट वॉज वेरी गुड आइडिया जो इन्होंने किया कि टोटल ये डिविजन्स ऑफ रीजन खत्म करके JNK को एक स्टेट एक यूनिट के तौर पर ट्रीट किया गया। तो लोकसभा में भी इन्होंने यही एक ब्रिज कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। कम ऑन, इवन आई वाज अमेज्ड कि ये आइडिया कैसे इनके दिमाग में आया कि 2 सीट्स जो है प्योरली कश्मीर डिवीजन में चली गई, 2 सीट्स प्योरली जम्मू डिवीजन में चली गई, लेकिन तीसरी स्टेट को उन्होंने ब्रिज कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि पीर पंजाल रेंज जो है उनके 2 डिस्ट्रिक्ट्स और अनंतनाग के साथ उसको मर्ज कर दिया गया। ये तीसरी स्टेट में इट बिकेम अ ब्रिज। अब यहाँ जम्मू और कश्मीर के डिवीजन को खत्म कर दिया गया। देयर इज नो प्योर जम्मू, देयर इज नो प्योर कश्मीर, नो इट्स मिक्स ऑफ बोथ। तो आगे बढ़ते हैं। ये रिकमेंडेशन बता ही चुका हूँ आपको कि KPs और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और POJ के उनके लिए भी इन्होंने रिकमेंड किया कि सीट्स को रिजर्व किया जाए, और भारत सरकार से गुहार रही कि ऐसा फ्यूचर में किया जाना चाहिए, बिकॉज उनकी डिमांड्स लेजिट है। और फाइनली शेड्यूल ट्राइब्स को 9 सीट्स मिली हैं, और जो शेड्यूल कास्ट हमारी कम्युनिटीज हैं उनको शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनके लिए सीट्स शुरू से ही यहाँ पे रिजर्व की गई थी, लेकिन उनको रीशफल करना था। काफी देर से वो रीशफल नहीं हुई थी। जो पहले रिजर्व थी उनको डी रिजर्व किया गया, और जो पहले ओपन थी शायद उनको अब रिजर्व किया जा रहा है, उनको रीशफल किया जा रहा है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो आपको, जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए या मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करूँगा। अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ और सजेशंस आपके मोस्ट वेलकम। और आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है तो डाल दीजिए अपने हिसाब से। मेरे पास टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली बना के आपके लिए डाल दूंगा। तो तब तक के लिए, जब तक कि आप इसको पढ़ के डाइजेस्ट करते हैं, लोगों से शेयर करते हो कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सबको। और जय हिंद, वंदे मातरम के साथ बोलते हुए विल साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच।